हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। एग्ज़ाम आने वाला है सीईटी का, ग्रेजुएशन लेवल। फॉर्म भी चल रहे हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो फॉर्म अप्लाई कर दें। लगभग 1 महीने का समय अपने पास बचा हुआ है। तो उसी संदर्भ में चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जो राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही है उसके बारे में चर्चा करते हैं। भौतिक प्रदेश यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। भौतिक प्रदेशों में बात करें तो हमने मरुस्थल स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने मरुस्थल के बारे में चर्चा की। मरुस्थल की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं, कुछ शब्दावलियाँ, उसका वर्गीकरण, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। और फिर हमने बताया था कि मरुस्थल का विभाजन किया जाता है, मरुस्थल का वर्गीकरण किया जाता है। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण 2 भागों में, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो आज जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, शुष्क मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम अर्ध शुष्क मरुस्थल पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप किसी दोस्त ने, किसी विद्यार्थी ने थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आपको थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, या डायरेक्ट भी आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको ज्वाइन करना है। एक विशेष सूचना कि टेलीग्राम बैन होने की कुछ अफवाहें कहें कि या कुछ जो बातें चल रही हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना है आप सभी को, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है। साथ ही साथ में व्हाट्सअप जो चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वो भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम कभी भी बैन हो सकता है। और उसके अलावा आपको इंस्टा पेज फॉलो करना है। अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो @हितेश शेरावत सर के नाम से आपको इंस्टा पेज मिलेगा। चलिए अब हम चर्चा करेंगे थार के मरुस्थल की। हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास में अगर हम देखें, हमने डिस्कस किया था कि जो थार का जो मरुस्थल है इसका विभाजन किया गया है 2 भागों में। एक तो कौन सा, शुष्क मरुस्थल। ये वाला कौन सा हो जाएगा, शुष्क मरुस्थल। और एक कौन सा हो जाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। एक तो हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, एक हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के विभाजन की बात करें तो पुनः इसका वर्गीकरण 2 भागों में कर दिया जाता है। एक तो बालू का स्तूप मुक्त और एक बालू का स्तूप युक्त। यानी कि एक क्षेत्र तो ऐसा जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं और इसमें एक क्षेत्र ऐसा आता है जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो 2 भागों में विभाजित करके इसे हमें पढ़ना होता है। अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करें तो अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। घग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, और उसके अलावा सबसे लास्ट का यहाँ पे हमें पढ़ना होता है लूनी बेसिन। तो इस क्रम में हमें पढ़ना है। आज जो हम चर्चा करेंगे, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम ये शुष्क मरुस्थल की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये वाला जो हिस्सा है शुष्क मरुस्थल वाला, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालने, पेन कॉपी निकाल के साथ में बैठें। और पीछे की क्लास किसी विद्यार्थी ने या किसी दोस्त ने अभी तक नहीं देखी है तो लास्ट क्लास आपको जरूर से देखनी है। प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। चलिए देखिए, हमने क्या बताया, पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण की चर्चा की। पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, या फिर यूं कहें कि इसको थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसका वर्गीकरण किया जाता है 2 भागों में। कितने, 2 भागों में इसका वर्गीकरण किया जाता है। एक तो हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और दूसरा हो जाएगा अर्धशुष्क मरुस्थल। एक हो गया शुष्क मरुस्थल, दूसरा हो जाएगा अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में वर्षा की बात करें, औसत वर्षा कितनी देखने को मिलेगी आपको? औसत वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर
औसत वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। और इधर बात करें तो कितनी रहेगी, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा। अब इसका विभाजन आगे पुनः किया गया था। शुष्क मरुस्थल के विभाजन की बात करें तो इसका विभाजन दो भागों में, एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। विभाजित किया गया है कितने, दो भागों में। उसके अलावा इधर हम बात करेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल की, तो इसका विभाजन चार भागों में हमें पढ़ना है। एक हम पढ़ेंगे घग्गर प्रदेश या घग्गर बेसिन, दूसरा शेखावटी बेसिन, शेखावटी बेसिन, तीसरा जो यहां पर हम पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, और चौथा जो हमारा यहाँ पर रहेगा लूनी बेसिन। इस लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश। तो ये हमारा यहाँ पे क्रम रहने वाला है पढ़ने का। यहाँ पे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की बात करें तो ये 41.5% हिस्सा रहेगा, और इधर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 58.5% हिस्सा बचता है। कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, ये जो शुष्क मरुस्थल हम पढ़ रहे हैं, इस शुष्क मरुस्थल में से 41.5% हिस्सा तो ऐसा है जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और 58.5% हिस्सा ऐसा है जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे। चलिए अब आपको हेडिंग डालनी है शुष्क मरुस्थल। अब आपको हेडिंग डालनी है क्या, शुष्क मरुस्थल। हेडिंग डालनी है शुष्क मरुस्थल। और इस शुष्क मरुस्थल में क्या बताया, इसका विभाजन किया गया है दो भागों में, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। चलिए शुष्क मरुस्थल का विभाजन देखिए। शुष्क मरुस्थल विभाजन कितने, दो भागों में, बालू का स्तूप युक्त और इधर बालू का स्तूप मुक्त। ये हिस्सा कितना हो जाएगा, बालू का स्तूप युक्त की बात करें तो 41.5%, जिसमें बालू का स्तूप पाए जाएंगे, और ये हिस्सा कितना बचेगा, 58.5%, जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाएंगे। बालू का स्तूपों से क्या तात्पर्य रहेगा, बालू का स्तूप से तात्पर्य बालू का स्तूप से तात्पर्य आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों, क्या रहेगा, रेत का टीला। क्या तात्पर्य रहने वाला है बालू का स्तूप से, रेत का टीला। रेत का टीला। हवा के द्वारा मिट्टी के जमाव या उसके निक्षेपण से बनने वाली संरचनाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, क्या कहलाएंगी, बालू का स्तूप कहलाएंगी। कौन सी संरचनाएं कहलाएंगी, बालू का स्तूप कहलाएंगी। चलिए अब बालू का स्तूपों से संबंधित यहाँ पे 3-4 फैक्ट हैं, 3-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं, उसके बाद में बालू का स्तूपों का वर्गीकरण देखेंगे। राजस्थान में लगभग 7 से 8 प्रकार के जो बालू का स्तूप यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अनुधैर्य, अनुप्रस्थ, बरखान, सीप, और उसके अलावा सब्र काफी, ये सारी चीजें हम देखेंगे।
उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र आने वाला है उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें हमें लाठी सीरीज पढ़नी है, फॉसिल वुड पार्क पढ़ना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालें बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। पहले आपको हेडिंग डालनी है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। देखिए, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की यहां पर जब बात हो रही है तो आपसे 2-3 पॉइंट सीधे पूछे जाएंगे, 2-3 पॉइंट सीधे पूछे जाते हैं। बाद में हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में चीजें याद रह जाएं वो बात अच्छी है। तो बालू का स्तूप आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है जैसलमेर में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर पाए जाएंगे, तो आपको याद रखना है वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप कौन सा है, आपको याद रखना है पैराबोलिक बालू का स्तूप। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा बालू का स्तूप राजस्थान में कौन सा पाया जाता है, आपको याद रखना है सब्र का पीच। कौन सा? सब्र का पीच। देखिए, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? बालू का स्तूपों की। क्या? बालू का स्तूप। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं बालू का स्तूप की। इसमें 3 पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं? सबसे पहले एक तो आपसे पूछ सकता है बालू का स्तूप सर्वाधिक कहां पाए जाएंगे, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पाए जाएंगे। एक आपसे पूछ सकता है राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पाए जाएंगे, सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से हैं, सर्वाधिक पाए जाने वाले, सर्वाधिक पाए जाने वाले, पाए जाने वाले। और एक आपसे पूछ सकता है राजस्थान में सबसे छोटा, राजस्थान में पाए जाने वाला सबसे छोटा बालू का स्तूप कौन सा है। 4 पॉइंट आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते हुए चलें। सर्वाधिक की बात करें, देखिए यहाँ पे सर्वाधिक की बात करें, आपसे जगह जिले का नाम पूछेगा कि किस जिले में सबसे अधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कहां पर? जैसलमेर जिले में। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे अधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप आपसे पूछे तो राजस्थान में जो सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो पैराबोलिक किस्म के पाए जाते हैं। कौन से? पैराबोलिक किस्म के, पैराबोलिक। सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप कौन से? पैराबोलिक। सभी प्रकार के बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है जोधपुर ग्रामीण में। इसमें पाए जाएंगे जोधपुर ग्रामीण में। कौन से जिले में? वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा बालू का स्तूप राजस्थान में कौन सा है, तो आपको याद रखना है सब्र का पीच। सब्र का पीच बालू का स्तूप राजस्थान में पाए जाने वाला सबसे छोटा बालू का स्तूप है, जो कि झाड़ियों के सहारे या झाड़ियों के चारों ओर, पेड़ पौधों के चारों ओर पाया जाता है।
ठीक है, इतनी बात सबसे पहले आपको याद रखनी है बालूका स्तूपों से संबंधित। यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें और उसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे जो बालूका स्तूपों का जो वर्गीकरण है, अलग अलग प्रकार के जो राजस्थान में बालूका स्तूप पाए जाते हैं वो हम देखेंगे, जैसे कि अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप, अनुप्रस्थ बालूका स्तूप, बरखान, पैराबोलिक बालूका स्तूप, वो सारी चीजें 1 बाय 1 करके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक एक बार नोट करने के बाद में आपको हेडिंग डालनी है बालूका स्तूपों का वर्गीकरण। देखिए एक बार दोबारा से देख ले जिसके समझ में नहीं आई है। हम पढ़ रहे हैं पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन किया गया 2 भागों में, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। 25 सेमी संवर्षा रेखा के पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, शुष्क, और इसके पूर्व में कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। इस शुष्क मरुस्थल का पुनः विभाजन किया जाता है 2 भागों में, बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र और बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र। अब जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ये वाला डिस्कस कर रहे हैं बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र के बारे में, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें बालूका स्तूप पाए जाते हैं, ऐसा क्षेत्र जिसमें बालूका स्तूप पाए जाते हैं, उस क्षेत्र की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालें बालूका स्तूपों का वर्गीकरण। बालूका स्तूपों का वर्गीकरण। बालूका स्तूपों का वर्गीकरण। देखिए बालूका स्तूपों की बात करें, मुख्य हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप से। सबसे पहला जो यहाँ पे रहने वाला है अपना कौन सा हो जाएगा, अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप। पहला हम देखेंगे पहला कौन सा हो जाएगा, अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप। अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप की बात करें तो पवन की दिशा के समांतर बनने वाला बालूका स्तूप कहलाता है अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप। पवन की दिशा के समांतर, जिस दिशा में पवन प्रवाहित होगी उसी दिशा में इस बालूका स्तूप का निर्माण होगा। इस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है तो ये बालूका स्तूपों का निर्माण भी इसी तरीके से होगा। ये कौन से बालूका स्तूप होंगे, अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप। पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले बालूका स्तूप कहलाते हैं। इसके उपनाम की बात करें तो इन्हें पवनानुवर्ती सीप या देशांतरीय बालूका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लें, पवनों की दिशा के समांतर पवनों की दिशा के समांतर पवनों की दिशा के समांतर बनने वाला बालूका स्तूप। पवनों की दिशा के समांतर बनने वाला बालूका स्तूप क्या कहलाएगा, अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप। इसके उपनाम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, उपनाम, इसको दूसरे अन्य किस नाम से जाना जाता है तो आपको याद रखना है पवनानुवर्ती बालूका स्तूप इसे कहा जाता है। पवनानुवर्ती बालूका स्तूप इसको कहते हैं। उसके अलावा इसे सीप भी कहा जाता है, सीप के अलावा इसे देशांतरीय बालूका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, देशांतरीय बालूका स्तूप। इस नाम से जाना जाएगा, देशांतरीय बालूका स्तूप। इसके विस्तार की बात करें राजस्थान में तो जो इस सबसे अधिक पाया जाएगा, कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा तो आपको याद रखना है जो जैसलमेर वाला है, जोधपुर वाला है, फलोदी और बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। तो इसके विस्तार की बात करें तो आपको इसके विस्तार में
4 जिले आपको याद रखने हैं। जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण। उसके अलावा फलोदी और बाड़मेर, उसके अलावा हो जाएगा फलोदी, फलोदी और कौन सा, बाड़मेर। तो ये 4 जिले याद रखने हैं। किसके बारे में? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बारे में। इसमें एक पॉइंट नोट करके आपको और याद रखना है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों में, कि जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है ये अन्य बालू का स्तूपों से जब तुलना की जाती है तो इन बालू का स्तूपों में वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती है। तो एक पॉइंट नोट करके आपको लिखना है नीचे साथ में ही, एक पॉइंट नोट करके डाल लें। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों में, बालू का स्तूपों में, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों में अन्य स्तूपों की तुलना, अन्य स्तूपों की तुलना में, अन्य स्तूपों की तुलना में वनस्पति अधिक पाई जाती है। वनस्पति अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, वनस्पति अधिक पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है तो यहां तक एक बार नोट कर लें आप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ये तो हमने देखा पवनों की दिशा के समांतर कौन सा था, अनुदैर्ध्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा होगा दोस्तों, तो आपको याद रखना है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रस्थ। ये तो था अनुदैर्ध्य, और जो सेकंड यहां पर हम चर्चा करेंगे वो कौन सा हो जाएगा? अनुप्रस्थ। यहां तक नोट कर लिया तो आगे हम चलते हैं। सेकंड नंबर पे देखिए, अनुप्रस्थ हमें पढ़ना है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य देख लिया, अनुदैर्ध्य पवनों की दिशा के समांतर और अनुप्रस्थ पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप। अगर पवनों की दिशा इस तरीके से है तो इसके समकोण पर जो बालू का स्तूप बनेंगे वो कौन से हो जाएंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन से बालू का स्तूप हो जाएंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या याद रखना है इसमें आपको? पवनों के दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। पवनों की दिशा के, पवनों की दिशा के समकोण पर, पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप। पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा कहलाएगा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्योंकि बिल्कुल समकोण पर है, एक तरीके से आडे बने हुए हैं, इसलिए इनको आडे बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपनाम की बात करें, उपनाम, इसके उपनाम की बात करें तो इन्हें आडे बालू का स्तूप भी कहा जाता है। आडे बालू का स्तूप, आडे बालू का स्तूप भी कहा जाता है। इनके विस्तार की बात करें तो इसमें विस्तार के लिए आपको 4-5 जगह याद रखनी है। एक तो हो जाएगी सूरतगढ़, गंगानगर, रावतसर, हनुमानगढ़, पूगल, बीकानेर,
और उसके अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, चूरू और झुंझुनू। विस्तार अगर आपसे इसका पूछ लिया जाए, विस्तार, अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का विस्तार आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहां पर रहेगा? गंगानगर में। सूरतगढ़ के बाद में आपको याद रखना है रावतसर हनुमानगढ़। रावतसर, और रावतसर कहां पर रहेगा? हनुमानगढ़ में। के अलावा पूगल, और ये पूगल कहां रहेगा? बीकानेर में। पूगल कहां रहेगा? बीकानेर में। पूगल कहां रहेगा? बीकानेर में। और आपको याद रखना है चूरू और झुंझुनू। चूरू और झुंझुनू। पवनों की लगातार एक ही दिशा में चलने के कारण इन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। नोट डाल के चाहे आप लिख सकते हैं, पवनों के लगातार एक ही दिशा में चलने के कारण इन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। कौन से? अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का। तो नोट डाल के लिख भी सकते हैं। पवनों के लगातार एक ही दिशा में, लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होने के कारण, एक ही दिशा में प्रवाहित होने के कारण इन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। इन बालू का इन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। पवनों के लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होने के कारण इनका निर्माण होता है। कौन से बालू का स्तूपों का? अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का। कौन से बालू का स्तूप? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ के बाद में जो हमें पढ़ना है, बरखान के बारे में चर्चा करनी है। बरखान यानी कि जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप रहेगा उसे बरखान के नाम से जाना जाता है, या बरखान उसे कहा जाता है। तो यहां तक एक बार आप नोट कर लें, के बाद में हमें चर्चा करनी है बरखान की। देखिए नेक्स्ट आपको 3rd नंबर पे हेडिंग डालनी है दोस्तों, बरखान। 3 नंबर पे आपको हेडिंग डालनी है बरखान। 3 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? बरखान। बरखान मतलब अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये कौन सा बालू का स्तूप हो जाएगा? बरखान। ये कौन सा हो जाएगा? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। जो ये उठा हुआ भाग है, इस अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप का उठा हुआ जो भाग है उन्नतोदर कहलाता है, और जो धसा हुआ भाग है वो नतोदर कहलाता है। ये कौन सा हो जाएगा? उन्नतोदर, उठा हुआ भाग, और जो धसा हुआ है वो नतोदर। नतोदर यानी कि धसा हुआ भाग, धसा हुआ भाग।
उठा हुआ भाग, ये क्या हो जाएगा, उठा हुआ भाग। ये तो कौन सा है, पवन की दिशा में है। गुणोत्तर जो है ये किस में रहेगा, पवन की दिशा, पवन की दिशा वाला भाग है। और पवन के विपरीत, ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, पवन के विपरीत। ये कौन सा हो जाएगा, पवन के विपरीत। तो क्या याद रखना है आपको, बरखान में बरखान किसे कहेंगे, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को। बरखान किसे कहेंगे, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहेंगे, बरखान। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाता है, स्तूप बरखान कहलाता है, बरखान, बरखान कहलाता है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाता है, बरखान कहलाता है। बरखान की बात करें तो इसका जो विस्तार पाया जाता है शेखावटी क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। इसके विस्तार की बात करें, विस्तार, तो इसका विस्तार आपको याद रखना है, शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। जिलों की या जगह की बात करें तो एक तो आपको याद रखनी है करणी माता, करणी माता, और ये कहाँ रहेगी, देशनोक बीकानेर में। करणी माता, देशनोक बीकानेर, करणी माता, देशनोक बीकानेर। उसके अलावा ओसिया, जोधपुर ग्रामीण, एक जगह याद रखनी है ओसिया, और ये ओसिया कहाँ रहेगी, जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण। के अलावा आपको याद रखना है भालेरी, जो कि कहाँ पड़ेगा, चूरू में, भालेरी, भालेरी, ये भालेरी पड़ता है चूरू में। और टिक्कर, ये 3-4 जगह आपको याद रखनी है जिसका विस्तार पाया जाता है। बरखान का विस्तार इन जगहों पे पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार वाला क्षेत्र आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार के लिए अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाए तो क्षेत्र तो आपको याद रखना है दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र। किस क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में। लेकिन आपसे जिला पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक बरखान का सबसे अधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है, तो जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कौन सा, किस जिले में पाया जाएगा, तो आपको याद रखना है चूरू जिले में। किस जिले में, चूरू जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आपको याद रखना है, सबसे जो गतिशील बालू का स्तूप है, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप भी बरखान रहेगा। मरुस्थलीकरण में सबसे अधिक योगदान देने वाला या मरुस्थलीकरण में बढ़ावा देने वाला भी कौन सा रहेगा, बरखान ही रहेगा। कौन सा रहेगा, बरखान ही रहेगा। बरखान के 3 पॉइंट याद रखने हैं, सर्वाधिक विनाशकारी, बरखान के 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं और ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। क्या, सर्वाधिक विनाशकारी, विनाशकारी, सबसे अधिक गतिशील, सर्वाधिक गतिशील, और क्या याद रखना है, मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान, मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान, मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान इसका है बरखान बालू का स्तूप का।
किसका रहेगा? बरखान बालू का स्तूप का मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान रहेगा। यहां तक एक बार नोट कर लें, उसके बाद में चर्चा करेंगे आगे। पैराबोलिक की चर्चा करेंगे नेक्स्ट। बरखान के बाद में नेक्स्ट जो हेडिंग डालनी है वो डालनी है पैराबोलिक। चौथे नंबर पे पैराबोलिक। चौथे नंबर पे पैराबोलिक। बरखान की विपरीत संरचना अगर आपसे पूछ ली जाए दोस्तों, तो वो कौन सा हो जाएगा? पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसमें क्या याद रखना है आपको? बरखान की विपरीत संरचना। पैराबोलिक क्या हो जाएगा? बरखान की विपरीत संरचना। पैराबोलिक बरखान की विपरीत संरचना। बरखान में बात करें तो जो हवा की दिशा थी इस दिशा में प्रवाहित हो रही थी, लेकिन बरखान में हवा किस दिशा से प्रवाहित है? विपरीत दिशा से, यानी कि धसी हुई साइड से। ये कौन सा बालू का स्तूप हो जाएगा? पैराबोलिक। क्या याद रखना है? बरखान की विपरीत संरचना क्या हो जाएगी? बरखान की विपरीत संरचना। पैराबोलिक की बात करें, बरखान की विपरीत संरचना। बरखान की विपरीत संरचना क्या कहलाती है? पैराबोलिक। या फिर इसको यूं कहें कि बरखान का यह विस्तारित रूप है, या यूं कहें कि यह बरखान का विस्तारित, है बरखान का विस्तारित रूप है। यह बरखान का विस्तारित रूप है। यह बरखान का विस्तारित रूप है। अभी स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट आपको क्या बताया कि जो बरखान है, राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप आपसे पूछा जाए कौन सा हो जाएगा? सॉरी, पैराबोलिक। राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने वाला या सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप कौन सा रहेगा? पैराबोलिक। तो इसमें एक पॉइंट और आपको नोट करना है। एक पॉइंट और आपको नोट करना है, पैराबोलिक राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप है। सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप है। के विस्तार की बात करें तो 4 जिले आपको याद रखने हैं: नीम का थाना, सीकर, चूरू और झुंझुनू। किन किन जिलों में विस्तृत है विस्तार? तो आपको याद रखना है नीम का थाना, सीकर, चूरू, झुंझुनू। नीम का थाना, सीकर, चूरू, झुंझुनू में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहां तक एक बार नोट कर लें। पैराबोलिक के बाद में एक दो और बचते हैं, जैसे कि सब्र का फीज, जो कि झाड़ियों के सहारे निर्मित छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं। क्या कहलाते हैं? सब्र का फीज।
5वें नंबर पे हेडिंग डालें सब्रकाफीज बालू का स्तूप। 5वां कौन सा हो जाएगा? सब्रकाफीज। कौन सा? सब्रकाफीज या स्क्रबकाफीज भी इसको बोलते हैं। स्क्रबकाफीज, स्क्रबकाफीज, सब्रकाफीज या स्क्रबकाफीज कहाँ पाए जाते हैं? छोटी छोटी झाड़ियों के किनारे पाए जाने वाले बालू का स्तूप हैं। इन झाड़ियों के किनारे पाए जाने वाले छोटे छोटे बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? ये सब्रकाफीज कहलाते हैं। झाड़ियों या पेड़ पौधों के किनारे पाए जाने वाले छोटे बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? सब्रकाफीज कहलाते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। झाड़ियों के सहारे निर्मित छोटे छोटे बालू का स्तूप। झाड़ियों के सहारे निर्मित छोटे छोटे बालू का स्तूप। झाड़ियों के सहारे निर्मित छोटे छोटे बालू का स्तूप सब्रकाफीज कहलाते हैं। सब्रकाफीज राजस्थान में पाए जाने वाले सबसे छोटा बालू का स्तूप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्रकाफीज बालू का स्तूप, सब्रकाफीज बालू का स्तूप राजस्थान में पाए जाने वाला सबसे छोटा बालू का स्तूप है। सबसे छोटा पाए जाने वाला सबसे छोटा बालू का स्तूप है। सबसे छोटा बालू का स्तूप है। इसके विस्तार की बात करें तो ये छोटी छोटी झाड़ियां जहां भी संपूर्ण मरुस्थल में पाई जाएंगी, उन सभी झाड़ियों के पास में ये पाए जाते हैं। यानी कि फिर यूं कह सकते हैं हम कि संपूर्ण मरुस्थल में ये देखने को मिलते हैं। इसका विस्तार की बात करें, विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में, संपूर्ण मरुस्थल में विस्तार कहाँ पाया जाएगा? संपूर्ण मरुस्थल में, जहां भी छोटी झाड़ियां देखने को मिलेंगी। उसके बाद में एक दो और बचते हैं, जैसे एक तारानुमा बालू का स्तूप आता है। एक आएगा तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा, कौन सा? तारानुमा बालू का स्तूप स्टार संरचना का ही बालू का स्तूप रहेगा। इस तरीके की कुछ संरचना पाई जाएगी तारानुमा बालू का स्तूप। इसमें हवाओं की दिशा की बात करें तो अनियमित हवाएं होती हैं। कभी इधर से फटकार मार रही हैं, कभी इधर से चल रही हैं, कभी इधर से तो कभी इधर से, जिसके कारण इसकी आकृति कैसी बन जाएगी? तारानुमा या स्टार संरचना यहाँ पे इसकी बनती है। कैसी संरचना देखने को मिलेगी? स्टार संरचना। तो इसमें आपको याद रखना है अनियमित हवाओं के कारण इसका निर्माण होता है। अनियमित हवाओं के प्रवाह के कारण, अनियमित हवाओं के प्रवाह के कारण इनका निर्माण होता है। अनियमित
हवाओं के प्रवाह के कारण इनका निर्माण होता है। विस्तार की बात करें तो मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में अधिकांश ये देखने को मिलते हैं। विस्तार आपको याद रखना है, विस्तार कहाँ पे, मोहनगढ़, मोहनगढ़ कहाँ पर रहेगा, जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर, और सूरतगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर, मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर। इस क्षेत्र में अधिकांश तारानुमा बालू का स्तूप हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ तक नोट कर लें ये 2-3 पॉइंट। तारानुमा के बाद में एक हमारा यहाँ पे बचता है नेटवर्क बालू का स्तूप, और उसके बाद में एक अवरोधी बालू का स्तूप बचता है। 2-3 और हैं छोटे छोटे जो हमें पढ़ने हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप की बात करें तो जो लगातार एक के बाद में एक जो बालू का स्तूप बनते हैं तब क्या कहलाएंगे, नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप कौन से हो जाएंगे, नेटवर्क बालू का स्तूप। और इनकी बात करें तो लगातार एक के बाद में एक बनने वाले बालू का स्तूप, इस तरीके की संरचना कुछ देखने को मिलती है किसमें, नेटवर्क बालू का स्तूपों में। तो इसमें आपको याद रखना है लगातार बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, लगातार बनने वाले बालू का स्तूप, लगातार बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे, नेटवर्क बालू का स्तूप। विस्तार की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में अधिकांश विस्तार देखने को मिलता है। गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसका अधिकांश विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में नेटवर्क बालू का स्तूप देखा, किस नंबर का था ये, 7वें नंबर का। नेटवर्क बालू का स्तूप ये था 7वें नंबर का। 8वें नंबर पे हम बात करेंगे, नेटवर्क के बाद में एक आता है अवरोधी बालू का स्तूप। एक आपको पढ़ना है अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोध के कारण निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे, अवरोधी बालू का स्तूप। और अवरोध किसका आएगा, झाड़ियों का या फिर पेड़ पौधों का, कटीली वनस्पतियों का अवरोध के कारण जो बालू का स्तूप बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, अवरोधी बालू का स्तूप। छोटी छोटी झाड़ियों, कटीली वनस्पतियों और पेड़ पौधों के अवरोध के कारण जो बालू का स्तूप बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, अवरोधी बालू का स्तूप। कहाँ पाए जाएंगे, ये भी पेड़ पौधों के सहारे ही पाए जाएंगे। कहाँ पर पाए जाएंगे, पेड़ पौधों के सहारे। अवरोध के कारण निर्मित बालू का स्तूप, पेड़ पौधों, झाड़ियों या कटीली वनस्पति, कटीली वनस्पतियों के अवरोध के कारण, अवरोध के कारण निर्मित बालू का स्तूप, निर्मित बालू का के कारण निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे, अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं।
विस्तार की बात करें तो कहाँ पर, नाग पहाड़, अजमेर, जोबनेर, जयपुर ग्रामीण, इनका विस्तार कहाँ कहाँ रहेगा, अवरोधी का, नाग पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर में देखने को मिलते हैं, जोबनेर में, जोबनेर में, और ये जोबनेर कहाँ रहेगा, जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण। के अलावा बात करें तो हर्ष की पहाड़ियां, सीकर कहाँ देखने को मिलेगा, हर्ष की पहाड़ियां, और ये हर्ष की पहाड़ियां कहाँ रहेंगी, हर्ष की पहाड़ियां कहाँ रहेंगी, सीकर में। ये कैसे रहेंगे, अवरोधी बालू का स्तूप, इस तरीके के किस किस्म के रहेंगे, अवरोधी बालू का स्तूप। तो ये थे अपने कुछ जो इंपॉर्टेंट बालू का स्तूप हैं जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में एक और बचता है जिसको यार्डन या उर्मिका बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। यार्डन या उर्मिका बालू का स्तूप, जो लहरदार, तिरछी लहरदार बालू का स्तूप पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, यार्डन या उर्मिका बालू का स्तूप। 9वें नंबर पे कौन सा रहेगा, यार्डन या उर्मिका बालू का स्तूप। यार्डन या इसको क्या कहते हैं, यार्डन या उर्मिका बालू का स्तूप। ये कैसे रहेंगे, लहरदार बालू का स्तूप है। कैसे बालू का स्तूप है ये, कुछ इस तरीके के बालू का स्तूप ये अपने को देखने को मिलेंगे। यार्डन बालू का स्तूप, लहरदार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, यार्डन या उर्मिका। लहरदार बालू का स्तूप, यार्डन या उर्मिका। लहरदार बालू का स्तूप को यार्डन या उर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्मिका, यार्डन या उर्मिका कहते हैं। यार्डन या उर्मिका कहते हैं लहरदार बालू का स्तूप। और जो लहरदार गतिशील बालू का स्तूप है उनको क्या कहेंगे, धैर्यन के नाम से उनको जाना जाता है। एक नोट डाल लें, एक नोट डाल लें, लहरदार गतिशील बालू का स्तूपों को, लहरदार एक तो स्थिर है एक गतिशील है, लहरदार गतिशील बालू का स्तूपों को धैर्यन कहते हैं। क्या कहते हैं, धैर्यन कहते हैं। अगर स्थिर है तो उसको यार्डन या उर्मिका कहेंगे, अगर वही लहरदार गतिशील है तो वो क्या कहलाएगा, धैर्यन कहलाएगा। तो ये कुछ थे अपने बालू का स्तूप, जो कि हमारा यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट होता है। बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र है, स्टार्टिंग में क्या चीज देखी हमने यहाँ पे, शुष्क मरुस्थल का विभाजन दो भागों में है, बालू का स्तूप युक्त और कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो बालू का स्तूप युक्त हमने देखा, जिसमें लगभग 9 प्रकार के बालू का स्तूप हमने देखे। और उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये था, सबसे अधिक, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सभी जगह उपलब्ध होने वाला बालू का स्तूप कौन सा था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अब लास्ट हमारा यहाँ पे एक पॉइंट बचता है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। कौन सा पॉइंट बचेगा, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। और ये इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते हैं लाठी सीरीज और चांदन नलकूप क्षेत्र,
ओकल वुड, फॉसिल पार्क, ये 3 चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी किस क्षेत्र में, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो आपको हेडिंग डालनी है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। पहला हमने देख लिया, सेकंड हेडिंग डालनी है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। सेकंड हेडिंग आपको डालनी है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाता है। इसकी प्रतिशत की बात करें तो कितना हो जाएगा, 58.5%। 58.5% हिस्से पर यह क्षेत्र पाया जाता है शुष्क मरुस्थल में। इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार के लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है, 3 जगह याद रखनी है। इन 3 जगहों के मध्य का जो क्षेत्र है वो इस तरीके का क्षेत्र पाया जाता है, बालोतरा, पोखरण और फलोदी। बालोतरा, पोखरण और फलोदी के मध्य का क्षेत्र इस तरीके का पाया जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ट्रिक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के लिए ट्रिक क्या हो जाएगी, बाला फल ले आ, फल ले आ करण के लिए, करण के लिए, बाला फल ले आ करण के लिए, ये क्या हो जाएगी, हमारी एक ट्रिक हो जाएगी। बाला कोई लड़की है, करण कोई लड़का है, तो कोई थर्ड कैंडिडेट कह रहा है कि बाला फल लेके आ, कोई भी फल जैसे सेब हो गए, आम हो गए, फल ले आ, किसके लिए, करण के लिए। ठीक है, तो इससे आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, ये क्षेत्र है, बाला से क्या हो जाएगा, बालोतरा, फल से क्या हो जाएगा, फलोदी, और करण से क्या हो जाएगा, पोकरण। क्या हो जाएगा, पोकरण। बालोतरा, फलोदी और पोखरण, इनके मध्य का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कैसा पाया जाएगा, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये क्षेत्र कैसा है, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र किस किस के मध्य पाया जाएगा, बालोतरा, फलोदी और पोखरण के मध्य का क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाता है। इस बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में हमें 3 चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो जो हम भूगर्भित जल पट्टी जो पढ़ते हैं वो इसी क्षेत्र में शामिल है। एक जो चांदन नलकूप हम पढ़ते हैं वो चांदन नलकूप भी इसी क्षेत्र में शामिल है। और एक जो ओकल वुड फॉसिल पार्क या मरुद्यान जैसलमेर जो हम देखते हैं वो भी इसी क्षेत्र में शामिल है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। कहाँ पर शामिल रहेगा, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में शामिल है। यहां तक एक बार नोट कर लें, नेक्स्ट चर्चा करेंगे फिर।
चलिए नेक्स्ट क्या देखना है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। क्या था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। क्या क्या बताया? बालोतरा, फलोदी, बालोतरा, फलोदी और पोखरण। बालोतरा, फलोदी और पोखरण, इन तीनों के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इस बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में तीन चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होती हैं, जो अक्सर अपने एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए कौन कौन सी तीन चीजें हो जाएंगी ये। एक तो हो जाएगी भूगर्भित जल पट्टी, एक तो हो जाएगी भूगर्भित जल पट्टी जो इसी क्षेत्र में आती है, भूगर्भित जल पट्टी, भूगर्भित जल पट्टी। उसके अलावा चांदन नलकूप, ये तो भूगर्भित जल पट्टी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे चांदन नलकूप, चांदन नलकूप, चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है चांदन नलकूप को? थार का घड़ा। और एक जो लास्ट में ओकलवुड फॉसिल पार्क, ओकलवुड फॉसिल पार्क, इसे मरु उद्यान जैसलमेर के नाम से भी जाना जाता है, मरु उद्यान जैसलमेर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये तीन चीजें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं किसमें? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, यानी कि जो शुष्क मरुस्थल का बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है उसमें हमें तीन चीजें पढ़नी है, भूगर्भित जलपट्टी, चांदन नलकूप और ओकलवुड फॉसिल पार्क। इस भूगर्भित जलपट्टी को लाठी सीरीज भी कहा जाता है। भूगर्भित जलपट्टी को क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं, लाठी सीरीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये क्या है? एक मीठे पानी की भूगर्भित पट्टी है जहां से मीठा पानी निकलता है इस थार के मरुस्थल में। इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है पोखरण से मोहनगढ़ तक लगभग 60 किलोमीटर में इसका विस्तार पाया जाता है। विस्तार पोखरण से मोहनगढ़ तक, इसका जो विस्तार है, विस्तार पोखरण से मोहनगढ़ तक, पोखरण से मोहनगढ़ तक इसका विस्तार पाया जाता है लगभग 60 किलोमीटर में। कितनी दूरी में? लगभग 60 किलोमीटर में। इस भूगर्भित जलपट्टी में या इस लाठी सीरीज में एक घास पाई जाती है, सेवण घास। उसके अलावा धावण घास, दो तीन घासों के नाम आपको याद रखने, सेवण घास, धावण घास, सेवण घास, धावण घास, और एक पाई जाती है करड़ी घास। कौन सी? करड़ी घास, करड़ी घास। कौन सी? करड़ी घास यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसकी? सेवण घास की। तो सेवण घास को गोडावण की प्रजनन स्थली कहा जाता है। नोट करें, सेवण घास। और इस सेवण घास को गोडावण की प्रजनन स्थली कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? गोडावण की प्रजनन स्थली। गोडावण की प्रजनन स्थली। गोडावण की प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली कहा जाता है।
जो कटी हुई सेवण घास है, कटी हुई सेवण घास, कटी हुई सेवण घास, इस कटी हुई सेवण घास का एक नाम आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों, लीलोण। कटी हुई सेवण घास को क्या कहते हैं? लीलोण। कटी हुई सेवण घास को क्या कहेंगे? तो आपको याद रखना है लीलोण। ठीक है। उसके बाद में एक बात यहाँ पे, चांदन नलकूप, इसको क्या कहा जाता है? थार का घड़ा। चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है? थार का घड़ा। चांदन नलकूप, इसको क्या कहते हैं? थार का घड़ा। थार का घड़ा। थार का घड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को। ये थार का घड़ा क्या है? इसी लाठी सीरीज के पास में स्थित एक कुआं है मीठे पानी का। लाठी सीरीज के पास, लाठी सीरीज के पास स्थित मीठे पानी का कुआं, मीठे पानी का कुआं। लाठी सीरीज के पास स्थित मीठे पानी का कुआं क्या कहलाता है? चांदन नलकूप या थार का घड़ा। यहां पर टर्सरी काल से प्लेस्टोसीन काल तक की अवसादी चट्टानें देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र में चांदन नलकूप के आसपास का जो क्षेत्र है, लाठी सीरीज के आसपास का जो क्षेत्र है, कैसी चट्टानें देखने को मिलेंगी? टर्सरी काल से प्लेस्टोसीन काल तक की अवसादी चट्टानें देखने को मिलती हैं। और एक यहाँ पे बचता है ओकलवुड फॉसिल पार्क। इस ओकलवुड फॉसिल पार्क, इसको मरु उद्यान जैसलमेर के नाम से भी जाना जाता है। में आपको याद रखना है, इसको क्या कहते हैं? मरु उद्यान, मरु उद्यान जैसलमेर। मरु उद्यान जैसलमेर भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे बात करें तो जुरैसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ से क्या प्राप्त हुए थे? जुरैसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष। जुरैसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष, वनस्पति के अवशेष प्राप्त हुए। जुरैसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष प्राप्त हुए। कहां से? ओकलवुड फॉसिल पार्क से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। साथ ही साथ में एक नोट डाल के एक बात आपको ये याद रखनी है कि जो ये जुरैसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, ये टेथिस सागर के प्रमाण नहीं है, टेथिस सागर के अवशेष नहीं है। ये भी कंफ्यूज करके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे नोट कर लें आप। जो ये टेथिस सागर के अवशेष नहीं है, टेथिस सागर के प्रमाण नहीं है, ये टेथिस सागर के प्रमाण नहीं है। तो ये इतनी बातें पढ़नी थी हमें। बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में तीन चीजें हैं, दोबारा से देखें। एक तो भूगर्भित जलपट्टी, जिसे लाठी सीरीज भी कहते हैं। इस लाठी सीरीज का विस्तार पोखरण से मोहनगढ़ तक लगभग 60 किलोमीटर में पाया जाता है। इसमें सेवण घास, धावण घास और करड़ी घास यहाँ पे देखने को मिलती है। बात करें सेवण घास की, तो सेवण घास को गोडावन की प्रजनन स्थली कहा जाता है, और साथ ही साथ में जो कटी हुई सेवण घास है उसे लीलोण कहा जाता है। चांदन नलकूप की बात करें, चांदन नलकूप थार का घड़ा है, जो लाठी सीरीज के पास में स्थित एक मीठा कुआं है, इसे थार के घड़े के नाम से जाना जाता है। और ओकलवुड फॉसिल पार्क की बात करें, कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में ये स्थित है। इसे मरु उद्यान जैसलमेर के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा, यहाँ पर जुरैसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो ओकलवुड फॉसिल पार्क से
प्राकृतिक जुरैसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो टेथीस सागर के प्रमाण नहीं है, टेथीस सागर के प्रमाण नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। जब हमने मरुस्थल पढ़ाया स्टार्ट किया था मैंने, तब भी ये बात आपको बताई थी, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। दूसरा, इसकी बात करें, भूगर्भित जल पट्टी के आसपास अवसादी चट्टानों का समूह पाया जाता है। इस अवसादी चट्टानों के समूह में भूमिगत जल के भंडार देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में जो टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें हैं, उन टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में तेल व गैस के भंडार पाए जाते हैं। किसके भंडार पाए जाएंगे? तेल व गैस के भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट नोट करें। अंतिम पॉइंट है आज का अपना, अवसादी चट्टानों के समूह में, अवसादी चट्टानों के समूह में भूमिगत जल का भंडार मिलता है। भूमिगत समूह में भूमिगत जल का भंडार मिलता है। भूमिगत जल का भंडार मिलता है, जैसे लाठी सीरीज, जैसे लाठी सीरीज। इस लाठी सीरीज में कैसी चट्टानें पाई जाएंगी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है अवसादी चट्टानें। एक दूसरा पॉइंट याद रखना है, टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में, टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में गैस व तेल के भंडार, गैस व तेल के भंडार पाए जाते हैं। गैस व तेल के भंडार पाए जाते हैं। तो इतने ये कुछ पॉइंट और आपको यहाँ पे याद रखने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अपना जो एक पार्ट है शुष्क मरुस्थल का वो कंप्लीट होता है। देखिए, हाँ, हम ये चर्चा कर रहे थे पश्चिम के मरुस्थल की। तो इस पश्चिम के मरुस्थल में आज जो हमने चर्चा करी, शुष्क मरुस्थल वाला जो भाग है अपना वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि ये वाला जो एरिया है ये कंप्लीट हो चुका है। कल जो हम डिस्कस करेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कौन सा? अर्धशुष्क मरुस्थल। ये वाला जो हिस्सा है ये कल हम डिस्कस करेंगे, अर्धशुष्क मरुस्थल। इस अर्धशुष्क मरुस्थल का विभाजन किया गया है 3 भागों में। एक तो कौन सा हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये वाला हो जाएगा घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन के बाद में आएगा कौन सा? शेखावटी क्षेत्र, ये वाला शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र के बाद में जो आएगा कौन सी? ये नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र आएगा। और नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र के बाद में जो हमें पढ़ना है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये वाला लूणी बेसिन। ये कौन सा? लूणी बेसिन हमें पढ़ना है। तो ये बाकी की जो चर्चा है हम करेंगे कल की क्लास में। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो साथ साथ में नोट करते हुए चलें। पीछे की क्लासें अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो पीछे वाली क्लासें आपको देखनी है, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। कंप्लीट क्लासें यहाँ पर आपकी कवर कराई जाएंगी। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलिए, सभी को जय हिंद, जय भारत। हम एक नेक्स्ट